हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका वीकेएम फिजिक्स क्लासेस पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और वी कैन से ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि प्रकाश और या फिर बोले तो द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में स्टडी किया था और हमने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 3 विधियां भी आपको बताई थी। पहला था कौन सा? तापीय उत्सर्जन, दूसरा था क्षेत्र उत्सर्जन और तीसरा था हमारे पास प्रकाश उत्सर्जन, या फिर हम बोल सकते हैं फोटो उत्सर्जन भी उसको बोल सकते हैं, या प्रकाश विद्युत प्रभाव भी हम उसका एक अलग नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है, हर्ट्ज, होल्योस और लेनार्ड के प्रेक्षण। आज हमें कुछ प्रैक्टिकल देखना है इसका कि कैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई और कैसे इसको आगे बढ़ाया गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है इसमें हर्ट्ज प्रेक्षण। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है और इनका पूरा नाम है हेनरिक हर्ट्ज। तो इसमें अपन फटाफट पढ़ते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है। कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन आपको एक्चुअल समझ में आएगी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की और कैसे की। तो देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। और ये खोज कब हुई ये भी समझिए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज उस समय हुई जब हर्ट्ज क्या कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रयोग कर रहे थे। एक्चुअल में देखो, कई बार हम कर क्या रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है। तो एक्चुअल में हर्ट्ज ने सर्वप्रथम ये बताया था, ये सर्वप्रथम इन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके लिए? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के लिए। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग को इन्होंने ही देखा था एक्सपेरिमेंटली। तो हम कह सकते हैं कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रयोग कर रहे थे, उसी टाइम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की भी क्या हुई, खोज हुई थी। ठीक है, अब आपके सिलेबस में देखो, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है वो नहीं है, यानी कि मैं एक्चुअल में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर्ट्ज प्रयोग क्या था। देखो, समझ में आ जाए ठीक है, फिर भी आप कोई बात नहीं, देखना इसको, क्योंकि ये टॉपिक या ये प्रैक्टिकल जो है हर्ट्ज का, ये तभी समझ में आएगा जब आपको बुक नंबर 1, यानी एक तो चैप्टर 1, एक आपको ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक एलसी दोलन वाला पार्ट आपको आता हो। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे ऐसे नोट्स बना लीजिए, जब आपका फर्स्ट बुक होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, यानी हम क्या जा रहे हैं, यहाँ से एक वोल्टेज हमने अप्लाई किया है और ये कोयल है, ये एक वायर की तांबे की जो तार होते हैं उनकी कोयल बनी हुई है। यहाँ पर वोल्टेज हमने अप्लाई किया और यहाँ देख रहे हो आप, कोयल्स के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जब ये जो 2 लाइन देख रहे हो ना आप, ये 2 लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण को प्रदर्शित करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आप नहीं जानते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझो, बस एक बार देखते हो चलो। तो जैसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और वोल्टेज भी कैसा, यहाँ पर आपको हाई वोल्टेज मिलेगा। कैसा मिलेगा? हाई वोल्टेज। और जब हाई वोल्टेज हमें मिलेगा तो आगे हमने इसी सर्किट के अंदर 2 धात्विक प्लेटें लगा रखी है। ये क्या लगा रखी है? धात्विक प्लेटें। और इन्हीं धात्विक प्लेटों के आगे हमने 2 गोले लगा रखे हैं, धात्विक गोले, स्फेयर लगा रखे हैं। अब ये गोले क्यों लिए वो भी अभी आपको समझाएंगे। इनिशियली क्या होगा, जब वोल्टेज हाई हमने अप्लाई किया इन प्लेटों के बीच, यहाँ से जहां सपोज करो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इधर से कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पे, इस वाले पे जाएगा नेगेटिव।
ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से ये गोला स्फीयर जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस वाली से ये गोला जुड़ा हुआ, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गए इस वाले रीजन के अंदर, यानी इस वाले रीजन में हमारे पास क्या आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पता है इनके बीच में एयर है, हवा है, यहाँ पर कौन है, हवा। हवा के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं बहुत सारे, तो वो कण क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइज, यानी कि उनका आयनीकरण हो जाएगा, आयनीकरण। तो अब जैसे यहाँ पर हाई वोल्टेज, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर ये गोले क्यों लिए हमने, क्योंकि ये जो प्लेटें हैं ना, इनका विद्युत क्षेत्र, इनका जो क्रॉस सेक्शन है, इनका जो हम कहें कि एक रेडियस बोलो या फिर आप बोल सकते हो इनका क्षेत्रफल जो है वो कम है। वैसे जैसे आपको एक चीज बताता हूँ मैं, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी चैप्टर नंबर 1 का एक कॉन्सेप्ट है कि तीखे किनारों पे, शार्प एजेज पे, जो ऐसे देख रहे हो नुकीले कोने होते हैं, उनके ऊपर चार्ज का घनत्व ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इधर वाले के। यहाँ आपको चार्ज कम मिलेगा क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो गया, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो शार्प एजेस के ऊपर आवेश घनत्व ज्यादा, तो इसका मतलब इन स्फीयर के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा इन प्लेटों की तुलना में। ठीक है, समझने का प्रयास करना, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, देखो कई बच्चों को समझ में आएगा, कईयों को नहीं भी आएगा, फिर भी कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं आपको समझाने की। आप तो सीधा ध्यान रखो, यहाँ चार्ज ज्यादा हो जाएगा गोलों के ऊपर, इन स्फीयर के ऊपर। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ये गोले आएंगे तो इन गोलों पर एक उच्च विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, जिससे यहाँ पर एक हाई स्पार्किंग होगी बच्चों, यहाँ एक स्पार्किंग, जैसे आप देखते हो बादलों में बिजलियां चमकती है, वो इसी प्रोसेस से चमकती हैं। वहां भी क्या होता है कि वो बादल आपस में टकराते हैं, तो वहां पर जो उनके बीच की एयर्स है वो आपस में आयनीकृत हो जाती है, और वहां पर एक हमें एक चमक दिखती है, आप देखते हो ना, तो वहां ऐसा ही डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाला कंसेप्ट वहां लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अल्प समय के लिए एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, और उस विद्युत क्षेत्र की वजह से वो टाइम पे डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब आपको होता है विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होता है, ऐसे इधर की तरफ, ये डायरेक्शन बना दिए मैंने, यानी करंट इस तरफ फ्लो होगा इसमें सर्किट में। ठीक, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बनाऊं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तो यहाँ से एक वेव जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों दोलन करेंगे, दोलन करते हुए आगे जाएंगे। ये जो आपने रिंग लगाई ना ये वाली, ये रिसीवर का काम करती है। रिसीवर का मतलब एक तरह से इसको चेक करने का काम है, रिसीवर बोलेंगे इसको, रिसीवर। तो रिसीवर का काम करेगी ये इसका संसूचन करेगी कि यहाँ पर कोई फील्ड है कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी पास होगा इस कोयल से। जैसे यहाँ से पास होगा तो यहाँ एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब देखो बहुत सारी चीजें आ रही है, फ्लक्स क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्लक्स फ्लक्स ये चीजें हम फर्स्ट बुक में पढ़ा करते हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट आपके नहीं है, अभी मैं हटा दूंगा यहाँ से, बस आपको ये थ्योरी जो लिखा है इसको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होने से यहाँ एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी। फ्लक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जनरेट होगा, फ्लक्स ज्यादा अल्प समय के लिए, तो ये ईएमएफ बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इससे क्या होगा, यहाँ भी एक स्फुरलिंग आ जाएगी, यहाँ भी एक स्फुरलिंग उत्पन्न होगी, यानी एक स्पार्किंग होगी यहाँ पर। और ये स्पार्किंग की वजह से, अब आप देख रहे हो स्पार्किंग यहाँ थी, ये स्पार्किंग यहाँ से यहाँ पहुंच गई, इसका मतलब कौन पहुंचा रहा है, कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर इसे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कौन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस प्रकार से हार्ट्ज ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन किया था। अब मजे की बात सुनना, अब हार्ट्ज ने क्या किया, यहाँ पर
इस नेगेटिव प्लेट पे, क्योंकि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इस पे क्या किया उन्होंने, पराबैंगनी प्रकाश डाला। तो उसने देखा, हर्ट्ज ने देखा कि यहाँ पर जो स्पार्किंग हो रही थी ना, यहाँ बीच में, यहाँ पर स्पार्किंग जो हो रही थी वो और ज्यादा तेज हो गई। इसका मतलब चार्जेस का फ्लो और ज्यादा हुआ, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो और ज्यादा फ्लो हुआ। यानी उन्होंने देखा यार प्रकाश डालते ही इस धातु से क्या निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव बोल रहे हैं आज। हालांकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने ऋणावेशित कण नाम दे दिया इनको। क्या दे दिया, ऋणावेशित कण। बाद में इसको जाके फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे प्रकाश की वजह से उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये कहानी आपको समझ में आई हर्ट्ज परीक्षण की, तो आप समझ लीजिएगा। बाकी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, बनाना चाहो तो आप बना लेना वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे चलते हैं, तो फटाफट पढ़ लीजिएगा। हो गया ये, तो आगे देखिए। हर्ट्ज ने देखा कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है, तो धातु इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च वोल्टता स्फुरलिंग, स्फुरलिंग का मतलब स्पार्किंग, जो स्पार्किंग देखते हो कई बार आप, लाइट में भी स्पार्किंग होती है, हमारे घरों में भी कभी देखा होगा, उसे बोल रहे हैं स्फुरलिंग, अधिक हो जाता है जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, वो भी कौन सा, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश। तो इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करके धातु पृष्ठ से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसे तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, कल भी देखा था हमने। तो ये था हर्ट्ज का पूरा एक ऑब्जर्वेशन। आपको एग्जाम में यही लिख के आनी बातें, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, आप देख लीजिएगा चाहे। आगे चलिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट फिर आते हैं। हर्ट्ज ने इतना ही काम किया, फिर इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो आगे स्टडी की वो होल्वेस और लेनार्ड ने की थी भैया। ये दो साइंटिस्ट है। ये डायग्राम आप देखिएगा, यहाँ पर एक कांच की निर्वातित नली है। निर्वातित का मतलब अंदर कोई एयर का कण कुछ भी नहीं है। इसमें दो प्लेट लगाई गई है, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड को सी से, एनोड को ए से डिनोट कर रखा है, और इसको एक सर्किट से जोड़ दिया मैंने। यहाँ एक बैटरी लगा दी है ना। बैटरी का कोई काम वैसे है नहीं, लेकिन बैटरी हमें क्या चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए काम आती है। ठीक है, अब देखिए, पराबैंगनी प्रकाश जैसे डालोगे आप कैथोड के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनोड पे इधर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने मान लीजिए यहाँ से थोड़ा बहुत फील्ड दे भी दिया, थोड़ा पोटेंशियल लगा दी इन दोनों के बीच में, विद्युत विभवांतर उत्पन्न कर दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप देखोगे इलेक्ट्रॉन चलता चलता यहाँ से चलेगा, प्लेट तक पहुंच जाएगा। तो ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा इसमें। और हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस तरह से फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसके अपोजिट कौन जाती है, करंट। करंट का फ्लो ऐसे होगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो आएगा ऐसे और करंट जाएगी ऐसे। आई बात समझ में? तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि करंट का ये कंसेप्ट आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है, हम जब फर्स्ट बुक पढ़ेंगे। ओके, आगे देखिए। तो होल्वोर्थ तथा लेनॉर्ड ने एक निर्वातित कांच की नली ली, जिसमें दो प्लेटें एनोड व कैथोड लगाई गई। दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ा गया। ये तो लिखी दोगे थोड़ी आप। जब प्लेट सी पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाया गया, तो परिपथ में धारा स्थापित हो गई, होनी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, वो आपको पता है जब भी सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो हो रहा है, और कक्षा 10 में आपने पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह की दरी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या एक आवेश ही तो है, तो जब ये सर्किट में घूमेगा तो करंट तो उत्पन्न होगी ना। यदि पराबैंगनी किरणों को कैथोड के बजाय एनोड पर आप आपतित कराओ, अगर आप यहाँ पराबैंगनी किरणें डालोगे ना, तो आपको पता है क्या होना है, करवाई जाती है तो परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया। यही कैथोड से ही हो रहा था, एनोड से ऐसा नहीं हो रहा था। ये होल्वोस और लेनार्ड ने देखा। होल्वोस के परीक्षण में ये पाया गया कि जब कुछ धातुओं जैसे जस्ता, पोटेशियम, सोडियम आदि पर प्रकाश डालते हैं अपन, तो इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसका मतलब ये जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती हैं, इसीलिए हम इनको प्रकाश यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोल सकते हैं। यानी ये प्रकाश से क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। तो ये होल्वोस ने अपने प्रयोग में देखा। होल्वोस ने अपने प्रयोग में जस्ते की प्लेट को विद्युत दर्शी से जोड़कर, अभी विद्युत दर्शी नया वर्ड आ गया,
ये भी चैप्टर 1 में आएगा आपके, विद्युतदर्शी क्या। विद्युतदर्शी का मतलब होता है कि ये चेक करता है कि किसी वस्तु पे आवेश है या नहीं। ये एक ऐसी मशीन है विद्युतदर्शी जो ये चेक करती है कि किसी वस्तु पे कौन सा आवेश है, किस प्रकृति का आवेश है। जोड़कर प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला तो ये पाया। ये दो इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट जो यहाँ ऑब्जर्वेशन आए, प्रेक्षण जो लिए। यदि जस्ते की प्लेट को ऋणावेशित ली जाती है तो वह निरावेशित हो गई। क्या हुआ समझिए। अगर मान लो इस जस्ते की प्लेट पे हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लिए ना, और हमने प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश डाला, तो क्या होगा, अगर ऋणावेशित लेंगे इसको तो वह निरावेशित हो गई। क्यों भाई, यहाँ से जैसे प्रकाश डालोगे तो ऋणावेशित कण बाहर निकल जाएंगे, यानी प्रकाश उत्सर्जन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेंगे ना। जैसे यहाँ से पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इस पे कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, तो ये कैसी हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से कंफर्म हुआ कि यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रवाह हो रहा है। जैसे प्रकाश डाला ये नेगेटिव चार्ज सारा का सारा बाहर आ गया, है ना। तो ये सा एक्सपेरिमेंट में देखा। ये जस्ते की प्लेट ली इन्होंने प्रयोग में। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि होल्वोस ने अपने प्रयोग में कौन सी प्लेट ली जस्ते की। हालांकि ये सारी प्लेटें आपको पता होनी चाहिए, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, है ना, मेन है जस्ते की। यदि जस्ते की प्लेट को उदासीन लिया गया, अगले एक्सपेरिमेंट में, अगर यहाँ उदासीन का मतलब हो गया, उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिसपे समान मात्रा में आवेश हो, जितने प्लस है उतने ही माइनस होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इतने, तो उदासीन का मतलब प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो उदासीन हो गई, तो वह धनावेशित हो गई। अगर जस्ते की प्लेट को उदासीन लिया गया और फिर इस पे पराबैंगनी प्रकाश डाला तो उदासीन धनावेशित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव भी है सेम नंबर ऑफ अमाउंट में और नेगेटिव भी है। मान लीजिए 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है। जैसे आपने पराबैंगनी प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अरे भाई आएंगे कि नहीं, ये बाहर आ जाएंगे निकल निकल के। तुमको सर पॉजिटिव क्यों नहीं आते, भाई पॉजिटिव तो एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक का काम करेगा, तो वो प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है अंदर। ठीक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो वो बाहर नहीं आ सकता। हम जनरली यहाँ इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल पाते हैं पराबैंगनी प्रकाश से। तो नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा तो कौन बचा अंदर, मान लीजिए 2 नेगेटिव बाहर आ गया, कितना बचा अंदर, 2 नेगेटिव अंदर बचा, 4 पॉजिटिव बच रहा था, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को खा जाएगा। ऐसे अंदर क्या बचा, 2 पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल क्या बचा, प्लेट पे, प्लेट पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बचा। तो यही तो लिखा है, यदि जस्ते की प्लेट को उदासीन लिया जाता है तो वो धनावेशित हो गई, क्योंकि ओवरऑल क्या बच रहा है, पॉजिटिव, इसलिए उसको धनावेशित बोला गया। इसका मतलब ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये डायग्राम आपको बनाना है इसी केस, है ना। ये विद्युतदर्शी है, ये चेक कर रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज आता है नीचे। ये एक मशीन है चेक करने की, जस्ते की प्लेट पे चार्ज कैसा है। उपरोक्त एक्सपेरिमेंट से उपरोक्त होलोस के दोनों प्रेक्षणों फर्स्ट व सेकंड से निष्कर्ष निकलता है कि जब जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से ऋणावेशित कण बाहर निकलते हैं। ओवरऑल यही बात हो रही है कि वहां से नेगेटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं, कण जो पार्टिकल्स है। उस टाइम उनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया नहीं गया था, उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन कैसे देते हम नाम। बात है 1888 की। ठीक है, तो लेनार्ड व होल्वोस ने यह भी देखा कि यदि प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से कम होगी, ये तो कल ही बता दी थी बात मैंने। इन्होंने देखा कि अगर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति रह गई तो धातु पर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा ही नहीं। भाई मान लो किसी धातु को, ये कोई धातु है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसको आपको चाहिए ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आप दे रहे हो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएगा यहाँ से। कल बताया था न्यूनतम ऊर्जा, जिसे कार्यफलन बोला था, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, वही तो है देली आवर्ती, देली आवर्ती। देली आवर्ती वस्तु धातु पे गुण पे ही निर्भर करती है। हर वस्तु हर धातु के लिए अलग अलग देली आवर्ती होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एक न्यूनतम आवर्ती से कम आवर्ती आप डाल रहे हो प्रकाश की, तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी ऋणावेशित कण बाहर नहीं आ सकते।
तो आवर्ती का वह न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए देहली आवर्ती कहलाती है। इसका मतलब देहली आवर्ती एक तरह से एक वो बैरियर है जिसको पार करना ही पड़ेगा आपको, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। अगर इससे देहली आवर्ती से कम आवर्ती आप डाल रहे हो किसी भी प्रकाश की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। बाकी आज का जो लेक्चर है ना थोड़ा थ्योरेटिकल है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, बस डायग्राम बना लीजिए। हालांकि एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक हिस्ट्री है किसकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, कैसे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर कैसे ऑब्जर्वेशंस लिए, कैसे प्रैक्टिकल किया है, सारे एक्सपेरिमेंटों के बारे में आपने आप सीख रहे हो यहाँ पर। तो कहने का मतलब आज का पूरा हमारा टॉपिक एक्सपेरिमेंटल रहा है। ठीक है, तो इसको बार बार बस एक दो बार याद करें, देख लें, और डायग्राम यहाँ पर आपको बनाने की नीड नहीं है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों, एक तो ना डियर स्टूडेंट्स, आप इसको क्या करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, देखो रोज डेली आप पढ़ते रहें ऐसे ही, और नोट्स बनाएं साथ साथ में, और वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाएं जिससे आप समझ भी पाए इसको, है ना। पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा जीवन में। जीवन में जो है सक्सेस पीडीएफ से नहीं मिलेगी, आप जब हाथों से लिखेंगे, अपने कर कमलों से लिखेंगे, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं भी तो आपके लिए लिखता ही हूँ ना, ये पीपीटी बनाने में मुझे भी टाइम लगता है। ओके, तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहें और नोट्स अच्छे से बनाए, बोर्ड में आपको इसी प्रकार लिख के आना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, देखो रहती है मन में, फिर भी अगर किसी बच्चे को चाहिए तो आप इन नंबरों पे मुझे मैसेज करें। ठीक है, कल भी मैंने नंबर आपको दिए थे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।